वेलकम बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हम बच्चों, जैसे कि आपने देखा था, कल हमने अपनी कल की क्लास में राउल्ट के नियम के बारे में जानकारी ली थी। बच्चों, मैंने आपको राउल्ट के नियम के साथ साथ राउल्ट के नियम और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में एक मात्रात्मक संबंध भी, ठीक है, आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। उसका पूरा एक डेरिवेशन मैंने आपके सामने रखा था। बच्चों, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अगला क्वेश्चन आपके साथ मेंशन कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, आप उसको अच्छे से समझें और जानने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। राउल्ट के नियम एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध। बच्चों, ये हमारा आज का प्रश्न है। कल के प्रश्न से ही आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। और बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ पर। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, आप लोग याद करिए। मैंने आपको राउल्ट का जो नियम था वो बताया था। बच्चों, मैंने आपको बताया था राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। बच्चों, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी इस टॉपिक पर, ठीक है, अपना ध्यान दिया है तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी विलयन का, किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक का जो वाष्प दाब है वो उसी विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो वाष्प दाब है वो मोल प्रभाज के समानुपाती है, ठीक है। अगर बच्चों मैं वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर दूं, प्रदर्शित कर दूं पीए से, तो बच्चों ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा एक्स ए के, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं बच्चों। समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू बराबर, मैं एक नियतांक ले लेता हूं के डॉट एक्स ए, ठीक है। बच्चों इसको हम बना देते हैं अपना समीकरण नंबर 1, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, इससे आगे मैंने आपको बताया था, जब आप जल को लेते हैं, ठीक है, शुद्ध जल को, है ना, जब आप शुद्ध जल को क्या करते हो, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हो बच्चों, तो आपने क्या देखा था कि शुद्ध जल की शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब था वो उसकी विलयन अवस्था के वाष्प दाब के कैसा हो जाता है, बराबर। क्योंकि बच्चों उसका मोल प्रभाज कितना होता है, उसका मोल प्रभाज 1 होता है। अगर बच्चों हम ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में, है ना, प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, तो समीकरण 1 से, तो देखेंगे समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा। बच्चों जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, पी ए 0 बराबर के एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए मुझे के की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी और वो हो जाएगा कितना, पी ए 0। बच्चों इसको मैं बना देता हूं समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां तक हमने बिल्कुल अभी तक रिपीटेशन किया है, यानी सेम टू सेम जो कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा ही आगे जा रहा है अभी तक पोर्शन। क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में हमने ये दोनों वैल्यूज रख दी थी और उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन नंबर 2 मिला, के की वैल्यू मिली। अभी जो के का मान आया इसको हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जो भी करेंगे बच्चों उसको लिखते जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से
के का मान रखने पर, बच्चों मान रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा पी ए इज इक्वल टू PA0 डॉट XA। इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 3। बच्चों हमारा जो कल क्वेश्चन था राउल्ट के नियम और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में संबंध, तो हमने उस संबंध को यहां पर क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था और हमने इसको डिफाइन कर लिया था। ठीक, अब जो प्रश्न है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ये सॉल्यूशन थोड़ा सा आगे तक जाएगा। जब ये आगे जाना है, प्रश्न आपके सामने है कि राउल्ट के नियम एवं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध हमको स्थापित करना है। ठीक है, प्रश्न के अंत में आपको बता दूंगा कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दिया, किंतु यहां पर हम एक फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। किंतु विलयन का मोल प्रभाज, बच्चों विलयन के मोल प्रभाज का जो सूत्र होता वो होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, XA मौजूद है। तो हमको बच्चों यहां से XA की वैल्यू को क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा 1, XB का मैं पक्षांतर कर देता हूं तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस XB। बच्चों ये पूरी वैल्यू XA के बराबर में आ जाएगी, इसको हम बना लेंगे अपना इक्वेशन नंबर 4। फाइनली क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में समीकरण 4 से आप किसकी वैल्यू रख देंगे, XA की वैल्यू रख देंगे। जो भी करेंगे वो लिख देंगे। तो समीकरण 4 में सॉरी 3 में, समीकरण 4 से ठीक है हम मान रख रहे हैं, तो रख देते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास PA इज इक्वल टू, ठीक है PA0 ब्रैकेट लगा देता हूं, उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस XB। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो PA0 है इसका गुणा मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 के साथ भी होगा, B के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको डिस्क्राइब कर लोगे बच्चों तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, PA0 माइनस PA0 डॉट XB, और ये पूरा किसके इक्वल में बच रहा है बच्चों, PA के इक्वल में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम अपने लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे और जो लेफ्ट वाली वैल्यू उसको उठा के हम राइट में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बच्चों, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो एक बार रिटर्न कर देता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता हूं बच्चों एक बार। PA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट डॉट XB। ठीक, ये था आपके पास। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ऋणात्मक वैल्यू है इसको उठाकर मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूं, लेफ्ट में जो वैल्यू उसको उठा के मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये वैल्यू बच्चों इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, PA नॉट डॉट XB इज इक्वल टू PA नॉट। इस वैल्यू को उठाकर मैं राइट में ला रहा हूं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों PA। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे XB की वैल्यू फाइंड करनी है। XB इज इक्वल टू, यहां से बच्चों ये जो PA0 दिख रहा है ना आपको, इसको आप इसके बटे में रख दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ है PA नॉट माइनस PA, इसके अपॉन में लिख दीजिए PA नॉट। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया। ठीक है बच्चों, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे प्रश्न का क्या है, एक सॉल्यूशन है, जिसको डिफाइन कैसे करेंगे आप ये समझिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर जो वैल्यू आप देख पा रहे हो ना, ये वाली वैल्यू, ठीक, PA0 माइनस PA अपॉन PA0, इस पूरी वैल्यू को हम कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं वाष्प
दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक, यहां पे अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक, क्लियर हो गई मेरी बात बच्चों? ये जो आप XB देख रहे हो, इस XB को हम बोलते हैं, ये कहलाता है विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज। ये विलेय का मोल प्रभाज है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि हमने राउल्ट के नियम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और जैसे हमने राउल्ट के नियम को कंप्लीट कर लिया तो याद करिए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था बेटे राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक, मैंने आपको दो प्रकार बताए थे। दो प्रकार के विलयनों में बच्चों मैंने एक आपको बताया था आदर्श विलयन। ठीक है, मैंने आपसे आदर्श विलयन की बात की थी बच्चों, जबकि दूसरा इसका जो स्वरूप मैंने आपके सामने रखा था वो था अन आदर्श विलयन। तो बच्चों मैंने ये दो तरह के विलयन की आपसे बात की हुई थी। ठीक, तो बच्चों जैसे कि आपने देखा हमने राउल्ट के नियम को समझ लिया, तो अब हमारे लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो बहुत कम समय में हम जल्दी से इस टॉपिक को बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके चल रहा हूं वो टॉपिक है आदर्श विलयन। बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ लें कि मैंने जो हेडिंग लिखी है आदर्श विलयन, उसमें आदर्श शब्द जो है वो साइलेंट है, वो आपको दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको केवल क्या दिखाई देगा? विलयन दिखाई देगा। तो मैं बच्चों ऐसा कहूंगा, ऐसा विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रण के संपूर्ण पराश। ठीक है, यहां पे बच्चों जो परास शब्द है इसका इंग्लिश में बहुत सिंपल सा मतलब होता है रेंज। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला बच्चों? ऐसा विलयन जो ताप दाब एवं सांद्रण के संपूर्ण परास में क्या करते हैं बच्चों? में राउल्ट के नियम का, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं वो? आदर्श विलयन कहलाते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को और ध्यान दीजिए। मैंने बोला है बच्चों, मैंने बोला हुआ है ऐसे विलयन जो ताप, दाब एवं सांद्रण के संपूर्ण परास, ठीक है, संपूर्ण परास मतलब रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलयनों को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? ऐसे विलयनों को हम कह रहे हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए कि बच्चों जब आदर्श विलयन का निर्माण होता है या जब आदर्श विलयन को आप बनाते हो, ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके आयतन
इनके आयतन में परिवर्तन, इनके आयतन में परिवर्तन का जो प्रभाव है ना, तो इनके आयतन में परिवर्तन का प्रभाव कैसा होता है बच्चों, वो शून्य होता है। ठीक, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब आदर्श विलयन का निर्माण होता है तो इनके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, दूसरी बात इनके लिए ये लागू होती है बच्चों कि जब इन विलयनों का निर्माण होता है आदर्श विलयन का, तो इनके एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों ऊष्मा, ठीक है, जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है। आप ऊष्मा बोल दीजिए, ऊर्जा बोल दीजिए, इनका सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक, तो मैंने बोला इनके एंथैल्पी, ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन का प्रभाव, और वो परिवर्तन का प्रभाव भी कैसा होता है बच्चों, शून्य होता है। अर्थात इनकी ऊष्मा में भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। एक तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखिए, हम अभी एक शब्द यहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके लिए वांट हाफ घटक, इनके लिए वांट ऑफ घटक आई का जो मान है सदैव एक, ठीक है बच्चों, कितना प्राप्त होता है, सदैव एक प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सी बातें हैं बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक बार संक्षिप्त में रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऐसे विलयन जो ताप दाब एवं सांद्रण के संपूर्ण पराश में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, बच्चों ऐसे विलयनों को हमने आदर्श विलयन का बच्चों जब निर्माण होता है तो इनके आयतन में परिवर्तन का प्रभाव, एंथैल्पी में परिवर्तन का प्रभाव शून्य होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इनके लिए वांट ऑफ घटक की वैल्यू जो है, वांट ऑफ घटक का मान एक प्राप्त होता है हमेशा। तो ये कहलाते हैं बच्चों आदर्श विलयन। इसी कड़ी में आप देख रहे हो हमारे पास दूसरा अनादर्श विलयन है, तो हम बच्चों अनादर्श विलयन पर भी एक बहुत छोटी सी जो चर्चा है वो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अभी तक समझ में आई होगी आपको मेरी बातें। ठीक है, मैंने आपके सामने आदर्श विलयन रखे हैं बच्चों। चलिए, तो हम जल्दी से अनादर्श विलयन को भी समझ लेते हैं। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, बच्चों अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया हुआ है आदर्श विलयन के लिए तो अनादर्श विलयन को समझना बहुत आसान है। जो क्वालिटी आदर्श विलयन फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अनादर्श हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बोलूं कि अनादर्श जो शब्द है वो साइलेंट है, तो हम कह देंगे बच्चों ऐसा विलयन जो ताप दाब, ताप दाब एवं सांद्रण के संपूर्ण पराश। ठीक है, पराश की मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, रेंज। संपूर्ण पराश मतलब रेंज में राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये नहीं करते हैं, है ना, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे विलयनों को हम क्या कह देने वाले हैं, अनादर्श विलयन कहने वाले। ठीक, अब इनकी भी वही विशेषता हो जाएगी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके लिए भी 3 पॉइंट निकलेंगे। पहला पॉइंट, ठीक है, जब अनादर्श विलयन का निर्माण होगा बच्चों तो आप याद रखिए इनके आयतन में
परिवर्तन, इनके आयतन में परिवर्तन होता है। इसका मतलब जब भी आपका विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। या आपने कभी ऐसा देखा कि आपने किसी विलयन को उसके ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन किया और उसके आयतन में अगर परिवर्तन हो रहा हो तो आप कह दीजिए कि वो एक अनादर्श विलयन है, वो आदर्श विलयन हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट। अब बच्चों इनकी एंथैल्पी, इनकी एंथैल्पी अर्थात ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है। अब ऊष्मा में परिवर्तन होता है बच्चों, इसका मतलब यह है कि इनकी ऊष्मा या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। ठीक है, ये ऊष्मा क्षेपी भी हो सकते हैं और ऊष्मा शोषी भी हो सकते हैं। ठीक, हम उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं ले रहे, जब आवश्यकता होगी तब हम वहां पर लेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज बच्चों, और वो ये है कि अनादर्श विलयनों के लिए वॉन्ट ऑफ घटक, वॉन्ट ऑफ घटक आई का जो बच्चों मान है ना, आप याद रखेंगे वो 1 के बराबर नहीं होता है, यानी वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब वो 1 से कम हो सकता है या फिर वो 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज आपने समझा ठीक कि हमने किस तरह से अपने टॉपिक को कंप्लीट किया।